नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। जिंदगी में असंभव कुछ नहीं होता, बस हमारी सोच का दायरा होता है जो हमें सीमाओं में बांध देता है। हमारी आज की तेजस्विनी ने समाज में स्वीकार्य सोच को नकारते हुए एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखा जिसे पुरुष प्रधान माना जाता रहा है, जिसमें आज तक कभी किसी महिला ने कदम ही नहीं रखा था और जिसमें अपार खतरे भी हैं। लेकिन आपने अपनी एक अलग राह भी चुनी और अपने आप को साबित भी किया, और आपके इसी जज्बे के कारण आपको राष्ट्रपति के द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड और यूनाइटेड नेशंस और नीति आयोग के द्वारा विमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड से भी नवाजा गया। हमारी आज की तेजस्विनी है देश की पहली महिला फायर फाइटर हर्षिनी कान्हेकर। कहते हैं आग से खेलना बच्चों का खेल नहीं है, और आग की घटनाओं पर काबू पाने के काम में ही जुटी हैं हर्षिनी कान्हेकर, जिन्होंने एनसीसी ज्वाइन की तो वर्दी की ऐसी ललक जगी कि सोच लिया कि ऐसे ही किसी प्रोफेशन को चुनेंगी। और जब किस्मत उन्हें एशिया के एकमात्र फायर सर्विस कॉलेज में ले आई तो लोगों की हतोत्साहित करने की तमाम कोशिशों को देख जिद ठान ली कि फायर इंजीनियर ही बनना है। विभिन्न चुनौतियों का सामना किया लेकिन हार नहीं मानी और सफल हुई। इस कॉलेज की पहली महिला छात्र और देश की पहली महिला फायर इंजीनियर बनकर कई खतरनाक अभियान का हिस्सा बनी। आपके हौसले और जज्बे को देखते हुए राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी का सम्मान मिला। संयुक्त राष्ट्र और नीति आयोग द्वारा वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के सम्मान से पुरस्कृत हुई। महिलाओं के बढ़ते कदमों को नई दिशा दिखाने वाली देश की पहली महिला फायर फाइटर हर्षिनी कान्हेकर है हमारी आज की तेजस्विनी। आइए करते हैं मुलाकात हर्षिनी कान्हेकर से। हर्षिनी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम तेजस्विनी में। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखकर कि आप देश की पहली महिला फायर फाइटर हैं, और ये तो एक ऐसा क्षेत्र है ना हर्षिनी जी जो बिल्कुल पुरुष प्रधान क्षेत्र है। कभी सोचा ही नहीं गया कि महिलाएं भी आग बुझाने का काम करेंगी पुरुषों के साथ मिलकर। इसीलिए सबसे पहले सबसे बड़ा सवाल, आपने कैसे सोचा कि आपको फायर फाइटर बनना है? आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा कि ये कभी भी मेरा सपना नहीं था कि मुझे आगे जाके फायर इंजीनियरिंग करना है या फिर फायर फाइटर बनना है। वो एक्सीडेंटली हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं। जब मैं मेरा ग्रेजुएशन परस्यू कर रही थी तब मैं एनसीसी एयरविंग्स की कैडेट थी, और तभी मैंने यूनिफॉर्म पहने हुए ऑफिसर्स देखे, वो रुतबा देखा, और तभी एक देशभक्ति की भावना जाग उठी और एक पैशन बन गया कि नहीं, मुझे आगे जाके यूनिफॉर्म सर्विसेज में ही जाना है और देश की सेवा करनी है। और उस तरह मेरा रुझान बढ़ गया और मेरे प्रयत्न शुरू हो गए कि मैं अभी आर्म फोर्सेस मुझे ज्वाइन करना है, और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। और मेरा पहला सपना था कि मुझे इंडियन एयरफोर्स में पायलट बनना है, फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करनी है। उसके लिए मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ये सब्जेक्ट्स भी लिए थे, बट वहां पे मेरा नहीं हुआ। और वही सब्जेक्ट्स मुझे फायर इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में काम आए, और उस हिसाब से फिर एक बार मेरे दोस्त ने मुझे बताया, अरे हर्षिनी तुझे वर्दी पहननी है ना, फायर इंजीनियरिंग का फॉर्म निकला है। अच्छा। तो मैंने पूछा, अच्छा फायर कॉलेज में वर्दी है, यूनिफॉर्म है, अब तो मैं जरूर खरीदूंगी वो फॉर्म। तो ये सिर्फ वो वर्दी के पैशन के लिए मैंने वो फॉर्म खरीदा और आज मैं आपके सामने बैठी। लेकिन ये जो एग्जाम हुआ था, चूंकि आप पहली महिला थी जो इस एग्जाम में आई, तो वो एग्जाम भी यूपीएससी स्टाइल का एग्जाम था, कंपटीशन भी तगड़ा था, मात्र 30 सीटें थी उस वक्त, तो काफी तैयारी की होगी आपने। हाँ, ये भी जान के ताज्जुब होगा कि मैं कोई भी तैयारी करके नहीं गई थी। तैयारी पढ़ाई की मैं तैयारी नहीं करके गई थी, लेकिन एक मन में एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं, पैशन तो था यूनिफॉर्म सर्विस ज्वाइन करने का। और जो जब मैं ये फॉर्म मैंने खरीदा, मैं कॉलेज में गई थी, तब मुझे पता चला ये तो पुरुषों का कॉलेज है, यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। वाकई एक दो लोगों ने मुझे बोला, अरे मैडम आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन कर लीजिए, ये तो लड़कों का कॉलेज है। तो ये जो पिंच हुआ था मुझे, ये जो इंसल्ट हुआ था कि किसी ने मुझे बोला कि मैडम ये फील्ड आपके लिए नहीं है, तो ये जो इंसल्ट लेके जो मैं गई थी, वो उसकी ज्यादा तैयारी थी। हर्षिनी, जब आपने ये निर्णय ले लिया कि अब मैंने इसी लाइन में जाना है, तो आपकी फैमिली की क्या प्रतिक्रिया थी? आपके फादर तो आपने कहा कि सब कुछ आपको दिखाया, लेकिन आपकी मदर? जी, वो सब लोग बहुत सपोर्टिव थे।
जैसे मैंने बताया, मेरे घर में बहुत ज्यादा एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, और ऐसा कभी भी मैंने भेदभाव कभी देखा नहीं कि मेरे भाई ने ज्यादा पढ़ना चाहिए, तुम लड़की हो तुमने कम, ऐसा तो मैंने कभी दूर दूर तक कभी नहीं देखा। मम्मी का भी उतना ही सपोर्ट था। और जब ये कोर्स शुरू हुआ तो वो मेरा मेरा अकेले का मिशन नहीं बन गया था, पूरी मेरी फैमिली का मिशन बन गया था कि अच्छा ये हर्षिनी का कॉलेज है, ये इसका 3.5 साल का कोर्स है, इसको कलरफुली पास करना है, इसको कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। मेरे पापा रोज मेरा यूनिफॉर्म प्रेस करके रखते थे, शू पॉलिश करके रखते थे, सुबह दूध गर्म करके ठंडा करके रखते थे, और स्कूटर को किक मार के देते थे और बोलते थे बेटा ठीक से जा। So this was the support I received from my family, my mother, my वाह, brother and sister. सुनकर ही बहुत अच्छा लग रहा है कि अपनी घर की बेटी को किस तरीके से सहयोग किया सबने कि ये फायर फाइटर बन जाए। आपके कॉलेज के अनुभव कैसे रहे? क्योंकि आप अकेली महिला थी और ये कोई सामान्य कॉलेज तो था नहीं, तो क्या शेड्यूल्स होते थे? कितनी मुश्किल थी आपकी ट्रेनिंग? ये बिल्कुल भी साधारण कॉलेज नहीं है। सबसे पहले एक रेजिडेंशियल कॉलेज है, रेजिडेंशियल कोर्स है, यानी आपको वहाँ के जो हॉस्टल है उसी में रह के आपको वो कोर्स करना है। बट ओह, जबकि वहाँ पे कोई लड़की नहीं थी तो लेडीज हॉस्टल भी नहीं था, तो बिल्कुल। ये एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आ गया था फिर से कि अरे ये हर्षिनी पास होके आ गई, अब इसको हम रखेगा, यहाँ पे तो कोई लेडीज हॉस्टल नहीं है। फॉर्चुनेटली मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ, तो मुझे घर पे रह के ये कोर्स करने की स्पेशल परमिशन दी गई डायरेक्टर सर से। तो ये ऐसा कॉलेज नहीं है कि आप एक बार बैग भर के चले गए कॉलेज, पूरे लेक्चर्स कंप्लीट करके घर आ गए, नहीं। हमें दिन में 3 बार जाना पड़ता था कॉलेज में। सुबह 6:30 बजे फॉल इन रहता था, तो डांगरी गमबूट हेलमेट वाला जो हमारा फायर फाइटर का ड्रेस पहन के जाना पड़ता था 6:30 बजे। फिर सुबह मॉक ड्रिल होता था। फिर घर आके मैं दूसरा स्क्वाड यूनिफॉर्म पहनती थी, हमारे क्लासेस होते थे, नॉर्मल थियरी क्लासेस होते थे, और फिर से 3:30 बजे फिर से डांगरी गमबूट हेलमेट पहन के जाना पड़ता था, फिर से ग्राउंड का हमारा शेड्यूल शुरू होता था। तो ऐसा हमारा दिन भर का शेड्यूल फिक्स रहता था। सो इट्स वेरी वेरी यूनिक कॉलेज, और हम कह सकते हैं कि 70% प्रैक्टिकल एंड 30% थियरी, वी कैन से दैट। अच्छा, तो यानी इतने डिफिकल्ट ग्रूलिंग शेड्यूल्स थे आपके, लेकिन आपने पास आउट आप हुई और आपने उसके बाद जॉब भी की। ये बताइए हमें हर्षिनी की पहली आपकी फायर कॉल आपको याद है जब आग को लेकर? क्योंकि क्या होता है कि आप थियोरेटिकली जो मर्जी पढ़ ले, कितने मॉक ड्रिल्स क्यों ना कर ले, लेकिन असल जिंदगी में जब वो सिचुएशन आती है तो मनस्थिति क्या होती है, वो समझने के लिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ कि आपकी पहली फायर कॉल क्या थी? पहली फायर कॉल बहुत स्पेशल है मेरे लिए। जब मैं दिल्ली के जैसे ये 3.5 साल का कोर्स है, तो 7वां सेमेस्टर जो है उसको प्रैक्टिकल अटैचमेंट बोलते हैं। वहाँ पे हमें कोई भी 2 मेट्रो सिटीज में जाके सर्व करना पड़ता है। तो वी वेंट टू कोलकाता फायर सर्विसेज एंड दिल्ली फायर सर्विसेज। तो दिल्ली फायर सर्विस के लक्ष्मी नगर फायर स्टेशन में मैं पोस्टेड थी, और हम वेट कर रहे थे कब वो फायर कॉल आए, क्योंकि हमने अब तक मॉक फायर ड्रिल्स अटेंड की थी कॉलेज में। हम नकली आग लगाते थे, बुझाते थे रोज भाई, लेकिन असली आग का हम वेट कर रहे थे। तो पहला फायर कॉल मेरा था, मेरे वाटर टेंडर पे ड्यूटी लगी थी, अलग अलग गाड़ियों पे ड्यूटी लगी हुई थी। तो मेरा वाटर टेंडर पे मेरा ड्यूटी था। उसमें एक झुग्गियों में किसी के घर के सिलेंडर में आग लगी हुई थी, डायरेक्ट जेट। तो हम वहां पे गए, बड़े खुशी से गए, क्योंकि वो पहला कॉल था हमारा, और एक सिलेंडर को आग लगी हुई थी, अपना एलपीजी सिलेंडर जो हमने बाहर निकाल के रखा था, और उसको हमने स्प्रे से हमने उसको बुझाया था। और तब मेरी मम्मी मुझे छोड़ने आई थी, एंड शी वाज वेरी टेंस कि अरे मेरी बेटी फर्स्ट फायर कॉल में गए थे, वो सही सलामत वापस आए। और वो एक फायर कॉल अटेंड करके हम बड़े खुशी से है कि हमने आज पहली बार वो एक फायर कॉल अटेंड किया। और वहाँ पे जो हमारे फायरमैन वगैरह थे, उनसे काफी हमें नई नई टेक्निक्स सीखने को मिल गई थी। सो दिस वाज माय फर्स्ट फायर। तो जब भी कोई फायर कॉल आती है तो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं आप? क्या प्रोटोकॉल रहता है? जी, कोई भी फायर कंट्रोल रूम रहती है, वो राउंड द क्लॉक रहती है, उसको कभी भी ताला नहीं रहता है। और एक प्रोटोकॉल रहता है सबका, जैसे एक फॉर्मेट बने हुए रहते हैं, हर फायर स्टेशन का अलग अलग रहता है। जैसे मैं मेरे ऑर्गेनाइजेशन का बता रही हूँ, जैसे फॉर्मेट रहते हैं, फर्स्ट रिस्पॉन्स, किसी का भी कॉल आता है सबसे पहले उसका नाम लिखा जाता है, उसका डेजिग्नेशन जो भी है, या फिर कितने बजे कॉल आया है, किस चीज में आग लगी है, एग्जैक्ट लोकेशन जानना बहुत जरूरी है, और उसके साथ अगर किस चीज में आग लगी है
अगर ये पता चले तो बहुत अच्छी बात है। उस हिसाब से हम हमारा फायर व्हीकल्स डिप्लॉय कर सकते हैं, फायर पर्सन डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट रिस्पॉन्स रहता है कि हम वो एक इनिशियल इंफॉर्मेशन हम लिख लेते हैं, सेम ऑकरेंस बुक में भी लिख लेते हैं। उसके बाद कंटिन्यू जब हमने फर्स्ट रिस्पॉन्स के लिए जब हमारी गाड़ी निकाली है, तो उसके बाद अगर हमें और गाड़ी की भी जरूरत है तो गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ रहता है कि हम कंट्रोल रूम में बैठ के हमारा गाड़ी को ट्रेस कर सकते हैं कि हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आया। और वहां पहुंचने के बाद भी हम मोबाइल से भी कनेक्टेड रहते कि अगर और भी कोई गाड़ी की जरूरत है, और ज्यादा आग है, और अगर हमें ड्राई केमिकल पाउडर या फोम की जरूरत है, तो उस हिसाब से हम हमारा सेकंड टर्नआउट भी दे सकते हैं। तो और इस हिसाब से फिर पूरा फायर फाइटिंग करके साल्वेज वर्क वहाँ पे पूरा क्लियर करके, और भी अगर रीअकर होने की चांसेस है फायर के, तो हम और स्टैंड बाय ड्यूटी के लिए और रिक्वायरमेंट के अनुसार गाड़ी वहाँ पे पोस्ट करके रखते हैं, और उसके बाद फाइनल कॉल ऑफ करते हैं। तो इसमें तो बहुत ज्यादा कहते हैं ना, शारीरिक शक्ति की भी जरूरत पड़ती होगी, वाटर होस को संभालना या भारी भारी इक्विपमेंट्स को संभालना, ये सब भी आपको करना पड़ता होगा। जी हाँ जी, ऑफ कोर्स। तो इसी का तो हम जो 3.5 साल हमने कॉलेज में तब किया था, जो हम पूरा दिन रात हमारी जो मॉक ड्रिल शुरू रहती, जैसे मैंने आपको बताया 70% प्रैक्टिकल, तो हम दिन रात वही करते थे। तो टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग और बॉडी स्ट्रांग। अच्छा हर्षी जी, जब हम बात करते हैं फायर इंजन की, तो बचपन से हम जब बचपन में देखते थे तो बहुत खुशी होती थी, ये फायर इंजन होता है। उसके बाद बड़े होके भी फिल्मों में लगातार हमने देखा कि कैसे फायर डिपोज होते हैं, वहां कैसे काम किया जाता है। ये फिल्मी तस्वीर तो हमारे जहन में है, लेकिन असल जिंदगी की अगर हम बात करें तो किस तरह की जिम्मेदारियां आपके इस पद से जुड़ी हुई हैं? सिर्फ आग बुझाना, क्योंकि कई और आपदाओं में भी हम देखते हैं कि जो फायर फाइटर्स होते हैं वो आगे बढ़कर काम करते हैं। जी हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि आप वो जगह पे जा रहे होते हैं जहाँ से सब लोग भाग के बाहर आ रहे होते हैं। जहाँ पे आग लगी है, तो वहां से सब लोग भाग के बाहर आते हैं, लेकिन सिर्फ फायर फाइटर जो होते हैं, जो वो आग के अंदर जाके आग बुझाते हैं। तो सबसे पहले आपकी जान दांव पे लगाते हैं। इट इज हाईली रिस्की जॉब। आप आपकी बिना देखे कि नहीं कितनी बड़ी आग है, आपका जॉब रहता है कि आपको आग बुझानी है। सबसे पहले तो आपको मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि वी हैव टू फेस दिस फायर। हम उससे भाग नहीं सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि आप हमेशा ब्रांच पे ही हो। यू हैव टू मैनेज योर मैन पावर, मैनेज करना पड़ता है। तो आप आपके स्टाफ को कैसे, आपका लीडरशिप क्वालिटी क्या है कि आप आपके स्टाफ को कैसे मोटिवेटेड रखते हो ये जॉब करने के लिए। क्योंकि कोई भी आप फायर फाइटर्स भी इंसान होते हैं, वो भी अपनी जान दांव पे लगाते हैं। तो आपको हमेशा अपने फायर स्टाफ को, फायर पर्सनल्स को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग्स करवाना जरूरी है, मॉक ड्रिल्स का प्रैक्टिस करवाना बहुत जरूरी है। तो ये एक हाईली रिस्की जॉब है, और इसके लिए हमेशा तत्पर। वो हमें यही जो फायर इंजीनियरिंग का जो कोर्स हमने पढ़ा है, तो उसमें सिर्फ जाके फायर फाइटिंग हमें नहीं सिखाया है, उसके साथ साथ हमें हेवी व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स, पैरामेडिक्स, फायर लॉ, अप्लाइड साइकोलॉजी, यानी हमें ये सब कुछ सिखाया गया है। वाटर सप्लाई, टाउन प्लानिंग, यानी एक फायर इंजीनियर को ये सब कुछ मालूम होना चाहिए। आपको लॉ भी पढ़ाते हैं, मेडिकल का भी पढ़ाते हैं। सो एक फायर इंजीनियरिंग इज अ पैकेज, और आई एम प्राउड टू बी एन एफएससी। जी बिल्कुल, मतलब आपसे बात कर कितना ज्ञान बढ़ रहा है कि फायर फाइटर सिर्फ आगे नहीं बुझाते, कितनी व्यापक तरीके से अपने आप को तैयार भी करना पड़ता है। लेकिन फायर फाइटर होने के साथ साथ आप एक बाइकर भी हैं, आपको बाइक राइड्स का बड़ा शौक है, आप अकेले निकल जाती हैं लंबी लंबी राइड्स करने के लिए। कह सकते हैं कि आपकी डिक्शनरी में डर नाम का शब्द नहीं है क्या हर्षिनी जी? नहीं, आपने एकदम सही कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता है। और यस, मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं फायर इंजीनियर जरूर हूँ, बट मैं सिर्फ फायर इंजीनियर बन के मरना नहीं चाहती हूँ। सो आई डेवलप माई हॉबीज। मुझे जितना भी फ्री टाइम मिलता है मैं वो यूटिलाइज करती हूँ। जो भी मेरे हॉबीज है, मुझे ड्राइंग बहुत पसंद है, मैं ड्राइंग बनाती हूँ, रंगोली, मैं गिटार बजाती हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है, गिटार। और मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। तो मैं मेरी हॉबीज डेवलप करती हूँ, और मैं मेरा टाइम जो है पूरा यूटिलाइज करती हूँ। सिर्फ एक इंसान बन के मुझे नहीं रहना है। हाँ, लेकिन मैं वापस आपकी बाइकिंग के ऊपर आना चाहूंगी, क्योंकि आपका प्रोफेशन फायर फाइटर का है लेकिन आपका पैशन बाइकिंग का है।
क्या किसी मकसद से भी आप बाइक राइड्स करती हैं, और कौन कौन से दूर दूर से क्षेत्र हैं जहां पर आप बाइक राइड्स करके पहुंच चुकी हैं? यस, बाइक राइड्स मुझे बहुत पसंद है। उसके पीछे कोई ऐसा खास मकसद नहीं है। जस्ट मैंने कभी एक मेरा बाइक देखा था और वो मुझे खरीदने की इच्छा हुई। वो मुझे पापा ने खरीद के नहीं दिया, मैंने मेरे बर्थडे को सेल्फ गिफ्ट किया था। और उसके बाद में किसी से क्लब का इंतजार करती थी कि मैं कभी कोई बाइकिंग क्लब ज्वाइन करूं। ग्रुप के साथ भी मुझे बाइकिंग करना बहुत पसंद है। और यस, मुझे लॉन्ग राइड्स बहुत पसंद है और अनप्लान्ड राइड्स मुझे बहुत पसंद है। और एक बार मैंने तवांग के लिए एक राइड सोचा था, प्लान किया था, लेकिन वो बिल्कुल हो नहीं पाया। मैं बहुत दुखी हो गई कि मैं सब मेरा राइडिंग गियर्स वगैरह लेके गई, बट वो हो नहीं पाया। बट उसी दौरान मैं चेरापूंजी चली गई, फिर वहां से मैंने एक बाइक रेंट पे लेके मैंने अनप्लान्ड में शिलोंग तक वाया डाउकी, मेघालय वगैरह सब घूम के अकेली एक रेंटेड बाइक पे मैंने वो राइड किया था। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट राइड था, क्योंकि वो बहुत रिस्की भी था, क्योंकि मैं अनजान शहर में किसी और का बाइक लेके बिना किसी सेफ्टी यानी कोई टूल्स के मैं अकेले निकल पड़ी थी। फॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंस नहीं हुआ, बट मैंने वो बहुत एंजॉय किया। और वो एक मुझे अलग सा फ्रीडम लगता है जब आप बाइक पे रहते हो। वो एक अलग फ्रीडम है, तो इसलिए मुझे बाइक राइड बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन अब तो हर्षिनी जी, अब तो आप माँ भी बन गई हैं, आपका बहुत प्यारा सा बेटा भी है, छोटा सा। लेकिन ऐसे में क्या अब डर नहीं लगता या रिस्क लेने का खतरा नहीं लगता? जी, 1% में सोचती हूँ कभी कि हाँ, मुझे जो मैं पहले जो स्पीड से जाती थी, जो पैशन से जाती थी कि हाँ दिस इज द फ्रीडम, और लेकिन अभी फिर एकदम मुझे याद आता है कि घर में मेरा बच्चा है, तो आई हैव टू बी सेफ और मुझे सेफली मेरे घर जाना है। और इस बाइकिंग केस में मैं एक ऐड करना चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड प्रणीश मुझे मेरे बाइकिंग क्लब में ही मिले। और एक इंसिडेंस ऐसे, जब मेरा बेटा 3 महीने का हुआ, 3 महीने के बाद में जब मेरे मम्मी के घर से घर पे आई, सेम डे मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चे को मेरे सासू माँ के हाथ में दिया, बोला जीन्स और टी शर्ट पहन, जो बाइकिंग का ड्रेस है, विल गो फॉर अ शॉर्ट राइड, और ये तुम कभी नहीं भूलना कि तुम एक बाइकर हो। क्या बात है। लेकिन आपने चूंकि बात की है अपने हस्बैंड की भी, तो ये भी एक सवाल जरूर जानना चाहूंगी, क्योंकि अमूमन जब शादी की बात होती है तो चाहे लड़का हो या लड़की, एक सवाल तो पूछा ही जाता है कि भाई क्या काम करते हो, कैसे करते हो। तो ऐसे में जब आपके मदर इन लॉ, जब उनको पता चला होगा, आपके हस्बैंड ने बताया होगा कि मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ, तो कुछ सवाल उनकी तरफ से भी उठे कि अरे फायर फाइटर है ये, कैसे, क्या बड़ा खतरा होगा इसमें, तो सुनने को मिला? ये तो उन्होंने ये जो क्वेश्चन है कभी सरफेस पे आने नहीं दी है। ऑफ कोर्स वो मन में बहुत ज्यादा ये क्वेश्चंस आए होंगे कि अरे ये तो फायर फाइटर है, ये इतनी स्ट्रांग है, फायर फाइटर है, इसका जॉब कैसा अलग है और कैसे। बट she simply replied कि you both are mature and you can take your own decision and will be with you. So ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी, बहुत सपोर्ट उनसे भी मिलता है, एंड दे नो मेरा शेड्यूल क्या है, और वो सब लोग मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हर्षित जी, आपने इतना कुछ किया है जिंदगी में, इतने अलग अलग तरह के अनुभव रहे हैं आपके, लेकिन क्या कभी आपको, चाहे हम कॉलेज की बात करें या हम प्रोफेशन की बात करें, कभी आपको ये दबाव महसूस हुआ कि मुझे अपने आप को साबित करना है? दबाव नहीं कह सकते, बट वो मेरे सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि ये इतना बड़ा स्टेप मैंने लिया है, ये कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया है और यहाँ मुझे कलरफुली पास होना है। और क्योंकि मैं पहली लड़की थी तो सबकी निगाह मेरी तरफ रहती थी, सबके सीसीटीवी कैमरास मेरी तरफ रहते थे कि ये कहीं फेल ना हो जाए किसी भी चीज में, ये कमजोर पड़ जाए तो अगर मैं कभी लेट जाऊं तो बोलेंगे कि सभी लड़कियां लेट आती है, या फिर मैं कहीं वीक पड़ू, कोई इक्विपमेंट उठाने में मैं वीक पड़ू तो क्या बोलेंगे कि लड़कियां कमजोर होती है, और ये चीज मैं कभी भी नहीं सुन सकती थी। तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल दौर था। 3.5 साल में कभी भी मैं कभी लेट नहीं गई हूँ, मैंने कभी छुट्टी नहीं लिया, या फिर मुझे कभी पर्सनल पनिशमेंट में नहीं मिला। तो इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया कि बस लड़कियों का नाम मेरी वजह से खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि एडमिशन लेने तक मैं
हर्षिनी कान्हेकर थी, बट एडमिशन लेने के बाद मैं पहली लड़की बन गई थी वो कॉलेज की, तो वो पहली लड़की मैं आज भी हूँ। तो प्रेशर नहीं था, वो मेरा सेल्फ डिटर्मिनेशन था कि नहीं ये मुझे करना ही है, करना ही है, साबित करना, ये साबित करना, क्योंकि सबकी निगाहें मेरी तरफ थी कि ये लड़की ने एडमिशन दिया है बट ये कलरफुली पास हो, और वो मैंने करके दिखाया। आपको ऑफशोर रिग्स के लिए भी आपकी सिलेक्शन हुई और ये खास मौका माना जाता है, तो यहाँ क्या खास काम होता है? आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मैनेजमेंट कि उन्होंने ऐसा सोचा कि हर्षिनी भी फायर इंजीनियर है और उसकी जो मेल कलीग्स थे फायर इंजीनियर, वो ऑफशोर में जाते हैं, तो हर्षिनी क्यों नहीं। तो उन्होंने ये सोचा मेरे लिए कि नहीं, हर्षिनी को भी वही ऑफशोर का एक्सपोजर मिलना चाहिए। उन्होंने उसके लिए मेरा मुंबई ड्रिलिंग सर्विसेज में मेरा पोस्टिंग किया गया, और प्रॉपर वहां पे रिग पे पोस्टिंग नहीं था, बट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जहाँ पे कभी फायर कॉल होता था या फिर ट्रेनिंग देनी पड़ती थी मॉक, तब मैं वहां पे जाती थी। और वो एक बहुत बड़ी स्टेप थी मैनेजमेंट ने लिया हुआ कि आज तक कोई लड़की की पोस्टिंग नहीं थी, पॉलिसी नहीं बना था, लेकिन सिर्फ मैं वहां पे जाती थी। और अच्छा। मैं हेलीबेस में सबसे पहले मैं हेलीबस में जब गई थी, जब फर्स्ट टाइम जब मेरा पोस्टिंग हुआ था, मैंने सुना था कि ऑफशोर में लड़कियां नहीं जा सकती, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया, ये कौन सी चीज है कि लड़की नहीं जा सकती। मैंने मेरे जो बॉस थे उनको बोला कि सर आई वांट टू विजिट दैट, वो क्या चीज है। तो मैं 2006 में गई थी, तब सब लोग हक्का बक्का रह गए थे हेली बेस पे कि ये लड़की कैसे आ गई है। उसके बाद 2010 में जब मेरा पोस्टिंग हुआ, तब मैं रेगुलर बेसिस में वहां पे जाती, और अच्छा 2014 से आप पॉलिसी बन गई, अभी लड़कियों की जी सिलेक्शन होती है वहां पर। जी। अच्छा हर्षिनी जी, आपने कई तरह के फायर इंसिडेंट्स को हैंडल किया होगा, कोई बहुत चैलेंजिंग फायर इंसिडेंट जहां, क्योंकि ये हादसे जो होते हैं आग से जुड़े हुए बहुत दर्दनाक होते हैं, लोगों की मौत होती है, बिल्डिंग का नुकसान होता है, ये मंजर जहन में कहीं ना कहीं बैठ जाता है, ऐसा कोई चैलेंजिंग अनुभव आपका भी रहा? जी जी। जैसे दिल्ली फायर ब्रिगेड में जब मैं थी 4 महीने जब मैं पोस्टेड थी, तो हम बड़ी आग का वेट कर रहे थे, क्योंकि हम स्टूडेंट्स थे तब। तब मुझे याद है कि दिवाली के रात को 6 फायर कॉल्स मैंने अटेंड किया था, पूरा दिन और रात मिलके। तो रात के 12 बजे हमारे स्टेशन ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला बड़ी आग देखनी है, चलो। और हमको लेके गए, तो एक शू फैक्ट्री में आग लगी थी, और वो बिल्डिंग जल के उसको क्रैक गया था, इतना वो हीट अप हुई थी, और वो बिल्डिंग को क्रैक गया था कि हम वो बिल्डिंग के अंदर जाके फायर फाइटिंग नहीं कर सकते थे। और वो इतना कंजस्टेड था कि हम हमारा फायर टेंडर बहुत दूर लगाया था, हमने फायर होसेस का वाटर रिले करके वहां तक हमारे होस पाइप लेके गए थे। हम उसके सामने वाले बिल्डिंग में जाके फायर फाइटिंग किया, लेकिन धुआं इतना था कि वहां से भी पॉसिबल नहीं था। फिर हम उसके बाजू वाली बिल्डिंग में गए, वहां से हमने वो दीवार तोड़ के वो हमारा होस पाइप डाल के फायर फाइटिंग करने की कोशिश की, बट वैसे भी आग नहीं बुझ रही थी। फाइनली हमें वो क्रैक गई हुई बिल्डिंग में ही चढ़ के वो रात भर हमने फायर फाइटिंग किया, और वो आग बुझाई। तो हमने पूरा 6 घंटा, आई रिमेम्बर, हमने 6 घंटा होस पाइप पकड़ा हुआ था और वो फायर बुझाई। तो यानी एक बहुत रिमेम्बरेबल फायर है मेरी। बहुत मुश्किल असाइनमेंट थी वो आपकी। अच्छा अश्विन, यहाँ पे आपसे कुछ छोटे सवाल पूछूंगी जिनके छोटे जवाब आपसे लेंगे। शुरू करती हूँ मैं। यस यस, ओके। आपके जिंदगी का टर्निंग पॉइंट क्या था? मेरा एनसीसी में एडमिशन। हर्षिनी जी, आपने लंबी फेरनेस गिराई है जो आपके शौक रहे हैं, लेकिन आपके जिंदगी में ऐसा क्या है आज के इस मुकाम पर जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है? जी, इसके पहले तक 2 साल पहले तक मैं सिर्फ हर्षिनी कान्हेकर थी, मैरिड वुमन, बट अभी मैं एक माँ बनी हूँ, और मेरा एक बेटा है। तो बीइंग अ फायर फाइटर, वो तो मेरा प्रोफेशनल ड्यूटी है ही, और वो मैं बहुत अच्छे से निभाऊंगी मेरे मरते दम तक, उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन ये जो मदरहुड और माँ की जो जिम्मेदारी है, वो मेरे लिए अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हर्षिनी कान्हेकर को डर किससे लगता है? कुछ ऐसा जिससे डर लगता हो, कोई सोच, कोई एहसास, कोई सिचुएशन? अपने लोगों को छोड़ के जाने का डर, या फिर आई एम वेरी इमोशनल पर्सन, आई एम वेरी अटैच विद माय फैमिली, और इनसे अगर कहीं मैं दूर चले जाऊँ तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा दुखदायक होगा। उस चीज का बहुत डर लगता है। फायर फाइटर के तौर पर एक ऐसी असाइनमेंट जो आप करना चाहती हैं?
मुझे स्टेट फायर ब्रिगेड, अभी तो मैं एक महारत्ना कंपनी में काम कर रही हूँ, बट मुझे कभी स्टेट फायर ब्रिगेड में काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे इसका एक छोटा सा एक्सपीरियंस भी है। जैसे मैं मेहसाना में पोस्टेड थी गुजरात में, तो वहां पे म्युनिसिपल का फायर स्टेशन नहीं था, तो हमारी कंपनी, हम ही जो भी सिविल कॉल्स होते थे किसी के घर में या फैक्ट्रीज में वगैरह कॉल्स होते थे, तो हम हमारे कंपनी के साथ साथ वो सिविल डिफेंस भी करते थे, उनके भी फायर कॉल्स अटेंड करने थे। तो मुझे वो एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन भी था कि मैं मेरे कंपनी के लिए भी काम कर रही हूँ और लोगों के लिए भी काम कर रही हूँ। तो फ्यूचर में जाके मुझे कभी स्टेट फायर ब्रिगेड में काम करने में बहुत अच्छा लगता है। जिंदगी में एक ऐसा सपना जिसे आप पूरा करना चाहती हैं? मैं कहती हूँ कि अपनी पृथ्वी बहुत सुंदर है और इतनी सुंदर सुंदर जगह है, तो मेरा ये सपना है कि मैं मेरी पृथ्वी के जो भी सुंदर जगह है वो सब देखूं पर्सनली, मेरा टाइम निकाल के, बहुत पैसा जमा करके मेरा ट्रैवलिंग बैग लेके निकलूं और सभी जो भी सुंदर जगह है वो सब मैं विजिट करूं और वो मेमोरीज मेरे पास रखूं। ये मेरा सपना है। अंत में हर्षिनी जी, देश की महिलाओं के साथ आप क्या सोच, क्या विचार साझा करना चाहेंगी, कैसे उन्हें प्रेरित करेंगी? एक वुमन के लिए मेरा यही संदेश है कि अपना सपना जिए। जरूरी नहीं है कि हर कोई आईएएस या आईपीएस ऑफिसर बने, सिर्फ बड़ा पोस्ट हासिल करना ही सब कुछ नहीं होता है। हमें अपना जो सपना है, हो सकता है किसी को शेफ बनना हो, किसी को डांसर बनना हो, तो उसके पीछे पड़ जाओ और आपको आपका सपना हासिल करना है। जैसे मुझे वर्दी पहन के देश की सेवा करनी थी और मैंने मेरा सपना हासिल कर दिया, वैसे ही मैं सबसे गुजारिश करती हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत ही खूबसूरत सोच सामने रखी कि अपने सपनों को छोड़े नहीं, उन्हें थामे रखिए और उनको लेकर आगे बढ़िए। उम्मीद करते हैं कि आप भी जो सपने लेकर आगे बढ़ रही हैं वो जरूर पूरे हों और हमारी तरफ से आपको ढेरों शुभकामनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्षिनी जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच ममता जी, इट्स माय प्लेजर। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आपके मैसेजेस, आपके ईमेल्स हमें लगातार मिलते रहते हैं और ये हमारा उत्साहवर्धन भी करते रहते हैं। यूं ही अपनी सोच, अपने एहसास हमसे साझा करते रहिए। हमारा ईमेल आईडी याद है ना? एक बार फिर नोट कर लें, tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। नमस्कार। ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार, बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल, न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ दो टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर।